अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे एक बड़े प्यारे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और ई कॉमर्स की फ़ील्ड के एक्सपर्ट भी हैं। तकरीबन 4 से 5 साल या हो गए इन्हें काम करते हुए इस फील्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं उमर मलिक साहब। उमर मलिक साहब, क्या हाल आपके, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम है। बहुत शुक्रिया बुलाने का। काफ़ी दूर से आया हूँ मैं, ये साथ वाले रूम से क्योंकि आपके साथ ही रहता हूँ। तो उमर, आज आपको जो बुलाने का मकसद है मेरा ना, वो ये है कि मैं सोशल मीडिया आजकल आपको पता है हर इंसान यूज़ करता है। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ सालों से, 1 डेढ़ साल से कह सकते हैं आप, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। खास करके टिकटॉक पे कि शॉपिफाई से लोग लाखों कमा रहे हैं, कोई करोड़ों का मालिक बन के बैठा हुआ है, कोई अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई लैपटॉप से सेल दिखा रहा होता है। मकसद बुलाने का ये था कि क्या ये बात सच है, ऐसा पैसे कमाए जा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है हर कोई 1 मिनट की 2 मिनट की एक वीडियो बनाता है, सरसब्ज़ खेत दिखाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अवाम हमारी वैसे ही बोली है, अवाम इसमें जंप इन कर देती है, लेकिन बाद में अवाम को पता लगता है कि यार इसमें तो ये भी था, इसमें ये भी था, इसमें ये भी था। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बैरियर्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप बताएंगे ये शॉपिफाई है क्या? ई कॉमर्स में इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी दानिश भाई कि ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है। आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो और जो भी मुझे पहला पर्सन मिलता है ना, अगर उसको थोड़ा बहुत हो नो है कि मैं ई कॉमर्स पे काम करूँ, उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई कितना कमा रहे हो और क्या इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आज उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और ग्राउंड रियलिटी पे बात करें कि इसकी अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है और क्या चल रहा है लोकल ई कॉमर्स में। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये टर्म लोकल ई कॉमर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स होता क्या है बेसिकली। सो पहले होता था, ये पहले ज़माने में ये होता था कि लोगों के पास इतना टाइम होता था और लोग आलसी भी नहीं थे। वो नीचे बाज़ार से जाते थे, बाहर बाज़ार से गए, दुकान से गए, कोई चीज़ ख़रीद ली, ठीक है, एक्सप्लोर करते थे चीज़ें। अब इतना एडवांसमेंट हो चुकी है कि लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करते, कहते हैं हमारे बेड के ऊपर चीज़ आ जाए, ठीक है, हमारे टेबल पे वो चीज़ पड़ी हुई हो। सो इस वजह से क्या होता है कि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी भी मार्केट प्लेस के थ्रू कोई चीज़ मंगवाते हैं, चाहे वो आप दराज से मंगवा रहे हों, चाहे आप अली बाबा से मंगवा रहे हों, चाहे आप अमेज़ॉन से मंगवा रहे हैं, तो ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं। एंड आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और पीछे जो एक सेलर बैठा होता है वो चीज़ उसको बेच रहा होता है। तो जो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप जो चीज़ें सेलिंग परचेजिंग का काम कर रहे होते हैं, आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, इसको हम टर्म यूज़ करते हैं ई कॉमर्स। सो अब अमेज़ॉन पे भी लोग कर रहे हैं काम पाकिस्तान में, उसके बाद दराज पे भी काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे भी काम कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है और रिकमेंडेड कौन सी है? देखें, एक होती है मार्केट प्लेस, जिस तरह दराज होगी, जिस तरह अमेज़ॉन हो गया, और इसमें यह है कि आपके ऊपर ना एक पर्सन बैठा होता है आपकी दुकान के ऊपर, यानी कि एक होता है ना मेन जिन बैठा होता है। जैसे हम लोकल ई कॉमर्स में ना कैजुअलिटी में हम कहते हैं जिन बैठा हुआ, कि वो कभी भी आपके बिज़नेस को ठप कर सकता है, क्योंकि पीछे अमेज़ॉन का जो भी मालिक है, जो भी टीम बैठी हुई है, अगर आप थोड़ी सी भी वायलेशन करते हैं आपका अकाउंट उड़ जाता है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। सेम यही चीज़ होती है दराज के साथ। दराज आपकी जो है ना वो दुकान का शटर बंद कर देता है, ठीक है। सो ये होती है मार्केट प्लेस। एक होता है अपना प्राइवेट बिजनेस करना, एक प्राइवेट दुकान खोलना अपना। तो वो हम किस थ्रू करते हैं? वो हम शॉपिफाई के थ्रू करते हैं। एक वेबसाइट बनाते हैं, जिस तरह आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, इसी तरह हमें शॉपिफाई जो है वो एक चीज़ ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक दुकान मुहैया करता है हमें कि आप अपनी ऑनलाइन दुकान बना लें और उसमें अपने जो चीज़ बेचनी है वो बेचें आप, ठीक है। तो इसमें रिकमेंडेड कौन सी है? मैं हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग शॉपिफाई पे काम करें। उसकी रीज़न ये है कि देखें, अब दराज पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप फॉर एग्जांपल मोबाइल का चार्जर ही बेच रहे हैं, तो नीचे और हो जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी सजेशंस आ जाती हैं कि यार अगर आप वो चीज़ 50 रुपये की बेच रहे हैं, तो क्या पता आपका एक और कंपटीटर वो चीज़ 48 रुपये की बेच रहा होगा। तो दराज क्या करता है, मार्केट प्लेस क्या करती है, नीचे सजेशन दे देती है आपके कस्टमर को कि आप इसको छोड़ के, ये सस्ती मिल रही है 2 रुपये, आप इससे ख़रीद लें। तो क्या होता है कि जो आपका कस्टमर होता है वो किसी और का कस्टमर बन जाता है। ये होती है मार्केट प्लेस में, क्योंकि बहुत सारे
आवाम जो है एक ही दुकान में, एक ही पूरे जो प्लाजे में बैठी हुई है, फ़र्ज़ मोबाइल का प्लाजा ही हो गया, तो वो क्या होता है कि एक बंदा आपको 200-300 रुपये में वो चीज़ ठीक करके दे रहा है, या एक 10,000 में मोबाइल दे रहा है आपको, दूसरा अगर वही मोबाइल 8,000 में दे रहा है तो आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली 8,000 वाले पे चला जाएगा। ऐसे ही है। तो दराज पे भी ऐसे ही होता है, कंपटीशन होता है, आपका कस्टमर किसी और का कस्टमर बन जाता है। सेम हेयर विद अमेज़ॉन, ऐसा ही होता है। बट इन शॉपिफाई का केस ऐसा है कि आप खुद के बिज़नेस के खुद मालिक होते हैं, आपका कोई कंपटीटर नहीं होता। हाँ, दूसरी मार्केट्स में होगा, लाइक किसी और का स्टोर होगा आपकी तरह ही, वो कंपटीटर है आपका। बट ये कि जो आपकी दुकान है वो सिर्फ आपकी ही दुकान है, उसके ऊपर आपकी ही प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, कोई और बंदा आपकी तरह नीचे सजेशन नहीं आएगी कि आप अच्छा इस बंदे ने 50 रुपये की बेची है तो आप नीचे 48 रुपये वाली वो चीज़ खरीद लें। ये बेसिकली शॉपिफाई होता है कि आपको एक प्राइवेट जो अपना है ना एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जहाँ आप खुद मालिक होते हैं, जहाँ आप चीज़ें खुद बेच रहे होते हैं, और आपका जो कस्टमर है वो आपका ही रहता है, ठीक है, वो कहीं और नहीं जाता। अच्छा, दराज अब एक फेमस मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन एक फेमस मार्केट प्लेस है, तो लोगों को पता है कि यार ये अमेज़ॉन है, ये दराज.com है, ये अली एक्सप्रेस है, तो उनके पास उनकी अपनी ऑडियंस है। लाइक जो वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं उसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती इतनी खास, ठीक है, क्योंकि अगर आप भी कोई चीज़ मंगवाते हैं, आपको माइंड में होगा कि मैंने दराज से वो चीज़ मंगवानी है, तो आप दराज पे जाएंगे, वो चीज़ सर्च कर लेंगे सिंपली। तो दराज के पास अपनी ऑडियंस होती है। लेकिन इन केस हम बात करते हैं कि शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई में ये आपका अपना प्लेटफॉर्म होता है, आप अपनी दुकान खोल रहे होते हैं प्राइवेट, आपका अपना स्टोर होता है ऑनलाइन, तो इसमें आपके पास ऑडियंस अपनी नहीं होती, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू सेलर है ना, एज ए बिगनर आप जा रहे हैं, आप न्यू सेलर हैं, तो आपकी दुकान की इतनी प्रमोशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि आपकी दुकान कहाँ पे, किस नाम से है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आपको ऑडियंस लानी पड़ती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उस चीज़ की। सो ई कॉमर्स में बेसिकली आपकी क्या कहते हैं, स्टोर कस्टमाइजेशन भी आती है, आपकी वेबसाइट जैसे आप बनाते हैं, आप जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिस पे आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी है वो कैसे बनानी है, वो कैसे कस्टमाइज़ करनी है, वो भी आता है उसमें। एंड उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा भी आ जाता है, आपने अपने उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, लोगों तक कैसे पहुँचाना है, वो चीज़ की भी उसके अंदर आ जाती है। और फिर आता है कि आपने उसको पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर कैसे करना है, कि आपको सेल्स आ गई हैं तो आपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कैसे करना है। सो ये एक प्रोसेस होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स का, ठीक है। शॉपिफाई ये चीज़ है, ठीक है, आपको एक ऑनलाइन स्टोर बना के देता है, एक वेबसाइट आपकी बना के देता है शॉपिफाई, और आप पेड ऑडियंस लेके जाते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, चाहे आप फेसबुक पे ऐड चलाएं, चाहे आप टिकटॉक पे ऐड चलाएं, चाहे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएं, तो सोशल मीडिया पे आप एडवर्टाइजमेंट करके जो है कस्टमर्स को लेके आते हैं अपने स्टोर के ऊपर, और वहाँ से आप सेल जनरेट करते हैं, और आप वो ऑर्डर जब आपको आते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको डिस्पैच करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक जो बिगिनर्स हैं, सपोज कर लेते हैं मैं एक बिगिनर हूँ, मैं अगर इस बिज़नेस में इन होना चाहता हूँ शॉपिफाई में, ई कॉमर्स में, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे जहन में रखने पड़ेंगी, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो मुझे फेस करनी पड़ेंगी, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मुझे अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि मेरे पास एटलीस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। इस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें। अच्छा, अगर तो आप बिगनर हैं एंड आपका शौक़ है ई कॉमर्स में काम करने का, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। कोई ग्राउंड रियलिटी क्या है ई कॉमर्स की पाकिस्तान में, क्या हालात चल रहे हैं, एंड कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपने पूछा है मुझसे। देखिए, इसमें ये तो बात कोई शक वाली नहीं है कि एक फ़िज़िकल जो बिज़नेस है उससे ऑनलाइन बिज़नेस करना बहुत आसान है, और लेस इन्वेस्टमेंट के साथ। लाइक इसमें मैं बात करता हूँ कि अगर आप फिज़िकली बिज़नेस करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगाते हैं अपने किसी बिज़नेस पे, एंड आप कुछ सेल जनरेट कर रहे हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप उससे 1/3 भी अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस पे लगाएं तो आप उतना ही रेवेन्यू इजीली जनरेट कर सकते हैं जितना कि आप फिज़िकल बिज़नेस से जनरेट कर रहे हैं। सो ऑनलाइन काम करना आसान भी है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि जो आजकल ट्रेंड बन चुका है कि आप सुबह आपने उठ के स्टोर बनाया, कैंपेन लगाई, और रात को आपके जेब में 10 लाख 20 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन आपके पास पैसे आ गए। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। वन नाइट जो होती है ना सक्सेस आपको नहीं मिलती, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छी खासी मेहनत लगती है इस पर, अच्छी खासी इसमें ड्रॉबैक्स हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको फ़िज़िकल बिज़नेस से एटलीस्ट कम ही लगानी पड़ती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए एटलीस्ट आपके पास अब स्टार्ट 10,000 से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट 1 लाख से भी कर सकते हैं, बट एक अच्छे लेवल पे काम करने के लिए मैं समझता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 5 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है।
और उस पर एवरेज आप 15 to 20% ROI निकाल सकते हैं इजीली मंथली। और मैं समझता हूँ कि 6 डिजिट कमाना आसान हो सकता है इसमें, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, इतने भी ड्रॉबैक्स हैं, इंशाल्लाह मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्रॉफिट्स को या जो सेलर होता है उसको लॉस देती हैं। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं पॉडकास्ट शुरू किए हुए, तो आपने शुरू में कहा था कि चाय आ रही है, अभी तक चाय नहीं आई आपकी यार। मैं अभी मंगवाता हूँ यार, चाय ले आओ यार, कब से बोला हुआ है। मैं खुद बना लेता हूँ यार, मैं खुद बना लेता हूँ। अभी आ रही चाय, अभी चाय आ रही है। तो अभी तक आपने हमें दिखा दिए सरसब्ज़ खेत दिखा दिए आपने, ठीक है। मुझे तो अभी से फील हो रहा है कि नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है। और लेकिन हर जो भी बिज़नेस होता है आपको पता है उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं। आवाम ड्रॉबैक्स नहीं देखती है और किसी भी बिजनेस में आ जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से नहीं, मैं कहूँगा कि ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो शॉपिफाई ई कॉमर्स की फील्ड में कौन से ड्रॉबैक्स हैं जो इंसान को पहले से माइंड में रख के चलने पड़ेंगे कि ये बैरियर्स हैं जो मुझे फेस करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स आजकल का बहुत ट्रेंड बना हुआ है। हर दूसरा हर तीसरा जो है टीनेजर वो कहता है कि मैं ई कॉमर्स में जाऊँ, क्योंकि हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है। तो अगर हर बंदे ने मतलब ई कॉमर्स ही सक्सेस होना होता तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी भी नीचे गाड़ी खड़ी होती, दानिश भाई आप भी क्या कहते हैं MG पे आ रहे होते, एंड आपके पास भी 4 रिंग्स वाली गाड़ी होती, ऑडी होती। सो वो चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं। समझता हूँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि लेक ऑफ नॉलेज, कि लोगों को एथिकेट्स ही नहीं है शॉपिंग के, ना ही सेलर्स को और ना ही कस्टमर को। मैं समझता हूँ कि दोनों की ही गलती है 50%, ठीक है। क्योंकि सेलर्स ने बाद औकात ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की हुई होती है कि लोगों का एतमाद उठ चुका होता है, ठीक है। एंड कुछ जो है ना एथिकेट्स कस्टमर्स को भी सीखने चाहिए कि वो जो रिटर्न्स आते हैं, जो पार्सल अगर एक चीज़ मंगवाते हैं और मंगवा के वो नहीं लेते, तो वो चीज़ जो होती है ये एथिकेट्स होते हैं शॉपिंग के, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी लोगों को नहीं आते। सेलर की तरफ से भी आए और चाहे आप कस्टमर की तरफ से आए। तो सबसे बेस्ट जो और पहला जो है ना जिस पे हमने काम करना है ई कॉमर्स में, अगर हमने बेहतरी लानी है पाकिस्तान में, तो वो है कि आप अपने कस्टमर को, लोगों को नॉलेज दें कि शॉपिंग होती कैसी है, ठीक है। कोई एथिकेट्स होते हैं शॉपिंग करने के, इवन के सेलर्स को भी, कि आपने बेचना कैसे, आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट बेचनी है, कैसी आपने कस्टमर सपोर्ट देनी है उनको। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है पाकिस्तान में, जो ड्रॉबैक है ई कॉमर्स में, वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमने शॉपिंग करनी कैसे है और शॉपिंग के एथिकेट्स क्या होते हैं। अब एतमाद की बात करें तो एतमाद इस तरह से है कि देखें, क्योंकि बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि आपको पता है एडवांस पेमेंट होती है, कस्टमर पहले पैसे देता है एंड बाद में क्या होता है वो चीज़ उसके पास पहुंचती है। पेमेंट गेटवेज होते हैं, लोग मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एंड उनका एक एतमाद होता है, उन्हें पता है कि हमें चीज़ अच्छी मिल जानी है। एंड अगर वो रिटर्न पॉलिसी पे एप्लीकेबल भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं अपने ऊपर, तो वो ये कि उन्हें पता है कि हमें वो चीज़ रिटर्न मिल जानी है, ठीक है, हमें हमारे पैसे वापस मिल जाने हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास एथिकेट्स ऐसे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना वो एतमाद खोया हुआ है, ठीक है। लाइक कस्टमर को ऐसी चीज़ कभी मिल जाती है टूटी हुई या कोई स्कैम हो जाता है, तो पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट तो बिल्कुल एप्लीकेबल ही नहीं है। लाइक अभी तक पूरे पाकिस्तान में COD चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। कस्टमर कहता है कि पहले मैं चीज़ देखूंगा खोल के, पहले मेरे पास चीज़ पार्सल पहुंचेगा तब मैं पेमेंट करूंगा उसकी। सो ये वजह है, ठीक है। और कस्टमर क्या करता है, फिर अगर वो अलाउ टू ओपन भी करवा देता है सेलर, तो जैसे ही वो पार्सल खोलता है, भले ही चीज़ वही हो, तो कस्टमर कई बार लेता भी नहीं है। तो ये वो भी चीज़ आ जाती है, मैनरिज्म नहीं है लोगों में, ठीक है। और वो जायज़ बात भी है कि लोग क्या करते हैं कि ट्रस्ट ही नहीं है उन्हें, उनको पहले उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, पहले स्कैम हो चुका होता है। और स्कैम की वजह ये है कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं वाइट लेवल में, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूँ मैं, तो एक होता है वाइट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं और एक होते हैं प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स। जो वाइट लेवल होते हैं वो बेसिकली मोस्ट ऑफ 99% जो होते हैं वो चाइना से इम्पोर्ट होकर आते हैं पाकिस्तान में। एंड उनकी क्वालिटी, लाइक टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जिस तरह दिखाया जाता है, जिस तरह वो चीज़ दिखाई जाती है कस्टमर को, उस क्वालिटी की नहीं मिलती। तो यही रीज़न है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है और रिटर्न रेशियो ज़्यादा आती है इस वजह से। और जो सेलर्स हैं वो कामयाब नहीं हो रहे, अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर रहे। कुछ ये मैं नहीं कहता कि सारे ही ऐसे हैं, बहुत से सेलर जो अच्छे सेलर्स हैं, अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, वो भी उस चीज़ में मार खा जाते हैं, क्योंकि रियलिटी ही ये है। थर्ड जो पॉइंट है, या मैं समझता हूँ कि मेन पॉइंट, वो ये है कि रिटर्न्स। पाकिस्तान में रिटर्न्स की इशू इतनी ज़्यादा है कि वो जितना भी प्रॉफिट होता है सेलर का वो सारे रिटर्न्स खा जाते हैं।
उसमें वो पहले 2 फैक्टर भी आ जाते हैं कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है, या फिर सेलर्स को या कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है। मोस्टली कस्टमर को नॉलेज नहीं होती, उनके पास मैनर नहीं होते कि हमने चीज़ मंगवाई है तो लेनी भी है, ठीक है। ये बात, उनका ट्रस्ट नहीं होता। तो रिटर्न सेलर को इतने आते हैं कि जितने रिटर्न आते रहते हैं वो उसका सारा प्रॉफिट जो है वो रिटर्न खा जाते हैं, क्योंकि सारी कॉस्ट निकालनी होती है उसमें से। जैसे एक उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आती है आपकी, बाकी सारे चार्जेस भी आते हैं। तो जब एक पार्सल रिटर्न आता है तो कम से कम 400 से 500 रुपये का लॉस होता है एक एवरेज सेलर को। तो रिटर्न्स मैं समझता हूँ कि सबसे मेन पॉइंट है पाकिस्तान में जो रिटर्न्स आते हैं ना, तो इस वजह से जो लोकली कॉमर्स में जो सेलर हैं वो कामयाब नहीं हो रहे। एंड रिटर्न्स को ये है कि कम भी जितना मर्जी कर लें फिर भी एटलीस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि 40 to 35% वाइट लेबल में आपको आते ही आते हैं रिटर्न्स, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट को खा जाती है। एंड अगर आपने रिटर्न्स को कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान में आप लोकल ई कॉमर्स के बादशाह बन जाएंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वो अर्निंग होगी। क्योंकि सारा जो है ना वो चीज़, देखिए सेल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आर्डर्स आपको ऐसे आएंगे कि आपकी सोच है। बट मेन मुद्दा है कि आपने डिलीवरी पे फोकस करना है कि आप उसको डिलीवर कैसे करवा रहे हैं, आप कस्टमर को सपोर्ट कैसे दे रहे हैं। अगर वो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपको रिटर्न्स आते हैं, और जब रिटर्न्स आते हैं तो आपको सारा प्रॉफिट रिटर्न खा जाते हैं और आपको लॉस होता है। तो रिटर्न्स अगर आपने कंट्रोल कर लिए पाकिस्तान में तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप 6 डिजिट भी इजीली कमा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, वो है कोरियर्स, ठीक है। कोरियर कंपनी जो होती हैं वो भी इसमें रिटर्न्स में अहम किरदार अदा करती है। मैं समझता हूँ जो है ना सेलर को अनसक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि बाद औक़ात ये कि आपको ऐसे आर्डर्स आते हैं, ठीक है, जो रिमोट एरियाज़ के होते हैं। तो या तो राइडर जो है वो गलत बयानी कर देता है, कहता है कि जी मैंने कस्टमर को कॉल की है, तो वो कॉल नहीं उठा रहा, इवन कि उसने कॉल नहीं भी की होती, ठीक है। या फिर कोरियर कंपनीज ऐसी कोई मतलब लगा देती हैं, कोई ऐसे गलत बयानी कर देती हैं जिस वजह से आपको क्या होता है रिटर्न्स पड़ते हैं। तो कोरियर कंपनी मोस्टली ऐसा कर जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके रिटर्न्स आते हैं ना तो उसमें से 1-2% जो हिस्सा होता है वो कोरियर कंपनीज़ का भी होता है। कभी कोरियर कंपनी कुछ कह रही है, कभी ये प्रॉब्लम होगी, कभी आपका पार्सल इधर चला गया, कभी रॉन्ग डेस्टिनेशन पे चला गया। मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, वो आपका राइडर गलत बयानी करता है उस कोरियर का, ठीक है, कि कस्टमर को वो चीज़ उसने कॉल की नहीं होती या कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचा नहीं होता, लेकिन कहता है कि मैंने अटैम्प्ट कर दिया, मैं गया हूँ और कस्टमर अवेलेबल नहीं था। तो ये जो रॉन्ग स्टेटस बताते हैं ना, तो ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। जो रिटर्न्स पे आते हैं, आपको सेलर्स को रिटर्न्स आते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत बड़ी है पाकिस्तान की इस टाइम, और आपको हर चीज़ प्रोडक्ट मिल जाता है बाहर शॉप से। तो जब एक चीज़ मैं बाहर जाऊंगा शॉप से परचेज़ कर लूँगा, तो मैं क्यों ऑनलाइन उसका वेट करूँ, 2-3 दिन वेट करूँ फिर वो परचेज़ करूँ आपसे। किस तरह के प्रोडक्ट आप लोग सेल करते हैं इस वाले से, और किस तरह के प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, मैंने आपको बताया, और दूसरा एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। जो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है वो ज़ाहिर बात है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि जो एक बंदा प्राइवेट अपना ब्रांड चला रहा है उसको पता है कि मैंने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करता है कस्टमर को। लेकिन वाइट लेवल प्रोडक्ट्स की बात करें, ये सारी चाइना इंपोर्टेड होती हैं, इनकी मतलब एवरेज क्वालिटी होती है, और ये जो रीज़न है ना इस वजह से आपको क्या कहते हैं कि कस्टमर का ट्रस्ट भी नहीं बनता। सो इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक डिफरेंट नीश आ जाती है, कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे सेम वही सारी कैटेगरी जो आप दराज पे देखते हैं, ब्यूटी टूल्स हो गए, हेल्थ एंड केयर हो गए, हाउस होल्ड चीज़ें होगी, किचन में रखने वाली चीज़ होगी, बहुत सारी मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो ये चीज़ है। आजकल आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है ना पाकिस्तान में यह है कि ब्यूटी टूल्स बिक रहे होते हैं, मैं जितना समझता हूँ कि उसके बाद किचन की चीज़ें हैं, डेकोरेशन चीज़ें हैं, उसके बाद ज्वेलरी वगैरह हर किस्म की चीज़ आप बेच सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको बेचना आता है ना तो टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा, आप पाकिस्तान में पत्थर भी बेच सकते हैं। आप बस बेचने वाले बने, ख़रीदने वाले बहुत हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यार देखें एक चीज़ दराज पे बिक रही है 50 रुपये की, और आप उसको शॉपिफाई पे बेच रहे हैं 200 की, 400 की, तो कौन आपसे लेगा। तो ऐसा नहीं है, अब बेचने वाले बने, ख़रीदने वाले बहुत हैं आपके पास। और यही शॉपिफाई का जो मज़े की बात है कि हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं शॉपिफाई के ऊपर, ये उनको दराज पे भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उनको हाई मार्जिन के साथ बेच सकते हैं, अपने मर्ज़ी का मार्जिन लगाते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है। हम लाइक दराज पे आपको एक सेलर को 100 रुपया बच रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया बच रहा होगा पर पीस, लेकिन शॉपिफाई पे आप कम अज़ कम भी उस प्रोडक्ट पे 700-800 रुपये का नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इतना मार्जिन होता है उसके ऊपर। तो ये शॉपिफाई का एक मज़े की बात है।
तो प्रोडक्ट्स सारी वही होती हैं, आपको पता है दराज पे जितनी पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट्स, जितनी होलसेलर के पास प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया हमारा होता है प्रोडक्ट हंटिंग करने का, कि हम प्रोडक्ट हंट कौन सी करते हैं। हम वो प्रोडक्ट हंट करते हैं क्योंकि देखिए, एक चीज़ अगर कस्टमर के पास अवेलेबल है, वो क्यों ऑनलाइन चीज़ खरीदेगा? उसके अगर साथ वाले घर के साथ जो दुकान है उस पर वो चीज़ पड़ी हुई है, तो वो आपसे ऑनलाइन क्यों खरीदेगा? तो पहला पॉइंट ये आता है कि हम वो चीज़ बेचते हैं जो पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल नहीं है, कस्टमर को ईजिली एक्सेस ही नहीं है उसकी चीज़ के पास, ठीक है। तो हम वो चीज़ बेचते हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं होती। कोशिश करते हैं जो जितने भी ये आजकल वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो आ रही होती हैं चाइना से इम्पोर्ट के, मोस्टली जो है ना वो लोकली अवेलेबल इतनी खास नहीं होती ना, तो इसलिए लोग उनको ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट हम ऐसी बेचते हैं तो वाव फैक्टर हो, कुछ यूनिक चीज़ हो वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी डिफरेंट वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ गई है जो मतलब मार्केट में मिल रही है तो आप उसका कोई और वर्जन बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम यूनिक प्रोडक्ट बेचते हैं, थोड़ा वाव फैक्टर वाली चीज़ बेचते हैं, तो ताकि वो कस्टमर को ग्रैब करे। एंड बात वही है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अभी इसी बात है आपको रिटर्न भी पड़ेंगे। तो ये चीज़ें प्रोडक्ट ऐसी लाएँ जो लोकली अवेलेबल ना हो, जो ब्रेकेबल ना हो, एंड उसमें कुछ क्राइटेरिया है वो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो इस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। हम वो प्रोडक्ट्स लाइक यूज़ करते हैं जो मतलब एक होती है नीड बेस्ड प्रोडक्ट, एक होती है वांट बेस्ड प्रोडक्ट, ये दो कैटेगरी होती हैं। जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट होती है वो होती है कि एक इंसान की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? कपड़े पहनना, ठीक है। उसके बाद मतलब पानी पीना फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया, तो ये इंसान की ज़रूरत है। तो एक ये होती है नीड बेस्ड प्रोडक्ट, एक होती है वांट बेस्ड प्रोडक्ट, लाइक वो आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब उस चीज़ को देखते हो तो आपका दिल करता है यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। सो एक होती है वांट बेस्ड प्रोडक्ट, एक होती है नीड होती है जो आपकी ज़रूरत है, जैसे कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, ये सारी चीज़ें आपकी नीड है, ये आपकी ज़रूरत है जिस्म की। तो आप ये चीज़ नहीं बेचेंगे, क्यों? क्योंकि ये चीज़ लोकली अवेलेबल है। हाँ, अनटिल आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को बेच सकते हैं अपना ब्रांड बना के। बट अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में मोस्टली वाइट लेबल चल रहा होता है, तो अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने नीड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बेचनी, ठीक है। आपने हमेशा वांट बेस्ड प्रोडक्ट बोनी, क्योंकि जो ये चीज़ होती है ना वांट बेस्ड प्रोडक्ट, ये शशके वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। मतलब आपके पास आप अचानक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, आपको मेरा ऐड दिख गया, उसमें आपको ऐसी मैंने प्रोडक्ट दिखाई है जो आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगी, यार ये बड़ी मज़े की चीज़ आ गई है, ये मैं लेना चाहता हूँ, तो आप फ़ौरन क्लिक करके उसको परचेज़ करोगे। तो हम ऐसी चीज़ें बेचते हैं वाव फैक्टर वाली, ठीक है, जो वांट बे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास हेलमेट था, आप हेलमेट पहन के बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, आप सड़क के किनारे खड़े हैं और वहाँ पे पठान एनके लेके बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, आप हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट के अंदर भी आपको एनक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एनक अच्छी पड़ी हुई थी, आपको पसंद आ गई, उसका डिज़ाइन पसंद आ गया, आप कहते हैं यार ये तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। भले ही वो अलग फैक्टर है कि वो गर्दों को बाहर रोकेगी आपकी आंखों में जाने से या नहीं, लेकिन आपको बस उसका डिज़ाइन पसंद आ गया, आपको शशकी वाली लगी प्रोडक्ट और आपने खरीद ली, तो ये थी वांट बेस्ड प्रोडक्ट। हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि वांट बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। तो हम लोकली कॉमर्स वाइट लेवल में मोस्टली बेचते भी वांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं। मेन जो बातें थी वो आपने अभी बताई हैं सारी, तो अभी मुझे भी आइडिया हो रहा है कि इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर आप में काम करने की तमन्ना हो, तो आप ये काम कर सकते हो इजीली। बहरहाल आप क्या रेकमेंड करेंगे जो भी नए स्टूडेंट्स आए, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि शॉपिफाई के बारे में आप बताएं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि लोगों को, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने पर्सनली तौर पे खुद भाई से सीखा है, प्रॉपर्ली मैंने क्लासेस ली हैं इनसे, तब मैं इस पर बात कर रहा हूँ, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास इंसान जो भी है वो इस फील्ड में आके पैसे अर्न कर सकता है, अच्छे खासे अर्न कर सकता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था ना, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आपको मैंने शायद बताया भी था कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, 3-4 दिन देखता रहा और देन मैंने वो शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट किया और देन कुछ भी नहीं ऐड दिया। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन सीखा जाए इसको, क्योंकि फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं आजकल, आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लाइक स्टार्ट कैसे लिया जाए इस बिजनेस का? तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप सबसे पहले अपने बिहाव पे सीखें, चाहे यूट्यूब से सीखें, फ्री कोर्स सीखें। मैं समझता हूँ कि आपका सबसे बड़ा उस्ताद फिलहाल यूट्यूब है, यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी हुई है, आप ई कॉमर्स सीखें। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन ये ऐसा है कि 30% लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, 70% आपकी बात ठीक है, सिर्फ जो है ना वो कोर्सेज बेचने वाले हैं और अच्छी खासी, इतने वो अपने बिजनेस से अर्न नहीं कर रहे होते जितना वो कोर्सेज बेच के अर्न कर देते हैं।
एंड 70% लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं, उनके अपने स्टोर्स वगैरह रन नहीं हो रहे होते, उनका कुछ भी मतलब वो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन वो एक बस स्क्रीन पे ना एक स्टोर की सेल दिखा के कहते हैं कि जी हमने इतनी सेल कर ली। अगर एक बंदा आपको सेल दिखा रहा है ना और कह रहा है कि मेरे पास आके सीखो काम, कभी भी आपने उस पर्सन के पास नहीं जाना अनटिल वो आपको डिलीवरी रेशो नहीं दिखाता आपके कि आपने इतनी सेल तो ले ली है, लेकिन मुझे दिखाएं कि आपने कितने रिटर्न आए आपको और आपकी डिलीवरी रेशो क्या है, आपने डिलीवर कितने की हैं। अगर वो जब आपको चीज़ पता चल जाएगी तब आपको पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट में वो बंदा जा रहा है, ठीक है, और कितना वो लॉस में जा रहा है। उसके अलावा आपने कभी उससे कोर्स सीखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, कोर्स ऑथेंटिक बंदे से सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अच्छा कोर्स सिखा रहे हैं। मैं यासिर शरार की बात कर लें तो बहुत अच्छा कोर्स सिखा रहे हैं वो। उसके बाद और बहुत सारे कोर्सेज वाले हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको चाहिए। सो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले तो आप फ्री सीखें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप खुद सीखें, ठीक है। अगर आपको करने की लगन है तो आप फ्री भी सीख सकते हैं, करने वाले फ्री भी में कोर्स करके सीख लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता वो चाहे जितना मर्जी पेड कोर्स कर लें वो कभी भी नहीं सीख सकते। तो कोशिश ये है कि आप लोग सबसे पहले फ्री सीखें, देन प्रॉपर रिसर्च करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाएं या फिर किसी क्या कहते हैं सिखाने वाले के पास जाएं जो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दे, जो आपको प्रॉपर एक मेंटोरशिप दे। ऐसा नहीं कि वो आपको इंस्टेंट सिखा के छोड़ दे कि आप जाएं अब अपना कमाएं, ठीक, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अच्छे मेंटोर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है आपको। बट ऐसा नहीं है कि आप वो चूज़ कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। किसी भी टीचर के पास जाने से पहले वो उसका बैकग्राउंड देखें, वो कितनी अर्निंग कर रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कर रहा है या फिर प्रॉपर उसके पास वाकई वो ऑथेंटिक बंदा है, ठीक है, तब उसके पास आप मेंटोरशिप अपनी लें। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, आप फ्री कोर्स कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में यही कुछ बातें थी, एंड मज़ीद इंशाल्लाह। वैसे इस पे तो मैं समझता हूँ कि घंटों बातें हो सकती हैं, ये इतना वाइड जो है ना टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जो बस एक समराइज़ कर दूँ। ये बेसिकली एक समरी बताई है मैंने आपको, वरना डिटेल में बात करें तो हर टॉपिक पे 3-4 घंटे की पॉडकास्ट हो सकती है। सो ये कि अगर आप सीखना चाहते हैं, इन दी एंड समराइज़ मैं इस बात पे करूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं तो अच्छा खासा अगर आप मेहनत करते हैं, ये माइंड इनफैक्ट आपने ग्राउंड रियलिटी ये याद रखनी है कि आप कभी भी एक रात में लाखों नहीं कमाएंगे। जो भी आपको ये कहता है कि आज आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या आप महीने में 1 मिलियन कमा लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो आपसे झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। अगर आपको कोई बंदा सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहा है ना सामने से कि मैंने इतना कमा लिया इतना कमा लिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब उस चीज़ में आप घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं, कितने ज़्यादा मुश्किलात हैं और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, और अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें। पहले ख़ुद अपने बिहाफ पे सीखें, यूट्यूब से सीखें। अच्छा खासा उस पर मटीरियल पड़ा हुआ है, कोर्सेज पड़े हुए हैं उस पर फ्री, आप इजीली सीख सकते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप। एंड टू बी ऑनेस्ट एक जो है ना मिडिल क्लास बंदा भी 6 डिजिट में इजीली कमा सकता है बनिस्बत 9 to 5 जॉब करके 30,000 कमाने से, 20,000 25,000 कमाने से। बेहतर है कि आप अगर ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो आप इजीली 6 डिजिट तक जा सकते हैं विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो मैं समझता हूँ कि ये वाकई रियलिटी इसमें है। जो मेहनत करता है उसको अच्छा खासा उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है लोकल ई कॉमर्स में। बट अगर आप काम नहीं करते, अगर आप मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं या जो वट एवर रीज़न, एंड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी छोड़ जाते हैं काम करना लोकल ई कॉमर्स, वो इसी वजह से छोड़ जाते हैं कि उनको जो फ्लाज नज़र आते हैं। वैसे तो पहले वो सब्ज़ बाग देख के आते हैं, लेकिन जब उनको फ्लाज नज़र आते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं है, मेहनत करें एंड इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप लोग। तो उमर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से आज की वीडियो जो है देखने के बाद बहुत से लोगों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आके पैसे कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि हर मिडिल क्लास का यही सपना होता है, यही ख्वाब होता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। आजकल का दौर ऐसा, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे जो अल्टरनेटिव्स हैं, बिजनेस अल्टरनेटिव्स, इनको यूज़ करके हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आने आपकी तशरीफ़ आवरी का सर बहुत बहुत शुक्रिया।
क्योंकि हमारा मेरे माइंड में बहुत पहले से था कि ये मैं पॉडकास्टिंग के साथ करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जो मुझे टिकटॉक पे आ रहे थे वो इसी हवाले से आ रहे थे कि शॉपिफाई के हवाले से कोई एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए जिसमें मुकम्मल चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ। और आज की वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से तमाम तर सवालात जितने भी लोग थे वो क्लियर हो जाएंगे। यार 1.5 घंटा हो गया है अभी तक चाय ही नहीं आ रही तुम्हारी। बातें तुमसे मुझे लाखों वाली करवा रहे हो मुझसे, और चाय नहीं आ रही है कब। यार कब से बोला वो चाय का यार, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ यार, मैं खुद बना लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।